कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं पूर्णिया से आ रहा हूँ। पूर्णिया से आ रहे जी हैं। सर। पूर्णिया किस डिवीज़न में पड़ता है? पूर्णिया सर पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं? 4 जिले हैं सर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। अच्छा, पूर्णिया के बारे में बताइए कि कौन सा ऐसा वहाँ प्रोडक्ट है जिसके एक्सपोर्ट को लेकर सरकार अभी कार्य कर रही है और उसको प्रमोट कर रही है? सर खास तौर पर सर जूट को लेकर सरकार अभी पूर्णिया के जूट को लेकर खास तौर पर उसे प्रमोट कर रही है। अच्छा, तो कन्हैया जी अभी आप कुछ कर रहे हैं? सर मैं 2017 तक बहुराष्ट्रीय कंपनी बैंगलोर में काम कर रहा था। उसके बाद मैं सर लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ काम कर रहे थे आप? सर मैं भारतीय कंपनी इनमोबी में बैंगलोर में काम कर रहा था। उस दौरान मैं सर साउथ कोरिया भी 2 साल के लिए साउथ कोरिया में था। अच्छा, साउथ कोरिया में आप रहे हैं। कोरियन लैंग्वेज आपने किया है? जी सर। अच्छा, तो आपने कोरियन लैंग्वेज ही क्यों किया? कोई दूसरा लैंग्वेज पेपर या दूसरा विषय से ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? सर इसके पीछे एक बड़ी रोचक घटना रही है। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैं कुछ ऐसा कोर्स करना चाहता था जिसके माध्यम से स्नातक के पश्चात मुझे जॉब भी प्राप्त हो सके। तो मैंने एक कॉलेज में सर से जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं कोई विदेशी भाषा सीखता हूँ तो आगे चलकर मुझे काफ़ी सकारात्मक होगा। इसी दौर में सर उस समय एसईजेड को लेकर एक प्रावधान आया हुआ था। एसईजेड अधिनियम 2005 में आया और साउथ कोरिया की कंपनी पॉस्को स्टील प्लांट लगा रही थी उड़ीसा में, जो काफ़ी सुर्खियों में था। तो सर ने सजेस्ट किया कि मैं अगर कोरियन भाषा सीखता हूँ तो भविष्य में काफ़ी उज्जवल होगा। इस संदर्भ में मैंने सर कोरियन भाषा सीखना चाहा। और अच्छा, इतना अच्छा आपका उसमें रहा, आपने विदेश भ्रमण भी किया, साउथ कोरिया में आपने जॉब किया, तो काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट था, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती होगी, काफ़ी अच्छा रहन सहन का स्तर भी रहा होगा, तो फिर उसको आप क्यों आपने छोड़ दिया? सर 7 वर्षों में कार्य करने के दौरान मैंने यहाँ पाया कि हर सैटरडे संडे सर ऑफ होता था और मुझे लगता था कि मैं वो समय अपने परिवार के साथ नहीं व्यतीत कर रहा हूँ। तो एक मन में क्षोभ था सर। बैंगलोर में रहते हुए भी मैं परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं अगर परिजनों के साथ अगर वो समय व्यतीत कर सकूँ तो ज़्यादा अच्छा हो। तो इसी संदर्भ में मेरे मित्र का चयन बीपीएससी के माध्यम से हुआ। तो मुझे लगा कि बिहार में ही करियर का एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है, चूँकि परीक्षाएं नियमित हो रही हैं। वेरी गुड। तो आपने जैसा कि बताया कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी और आप अपने फैमिली के साथ समय नहीं बिता पाते थे। जब आप प्रशासन में आएंगे या पुलिस सेवा में आएंगे तो सैटरडे संडे तो आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी। यहाँ तो डे और नाइट 24/7 काम करना पड़ता है, तब फिर परिवार साथ तो आप समय नहीं बिता पाएंगे। जी सर, यहाँ भावनात्मक रूप से मैं यहाँ सर बिहार में ही रहूँगा। अगर मेरी कहीं भी पोस्टिंग होती है तो बिहार में ही रहूँगा। तो परिवार वाले सर आ जा सकते हैं, यहाँ सुगमता है, जबकि बैंगलोर या साउथ कोरिया में रहने पर इतनी सुगमता नहीं है सर। अगर कोई जाता भी है अगर यहाँ से तो उस दौरान सर यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है। अच्छा, आपने जॉब प्रेफरेंस में पहला चॉइस बिहार प्रशासनिक सेवा को दिया है। जी सर। क्या कुछ आपने सोच समझ कर रखा है या यूँ ही रख लिया? सर काफ़ी सोच समझ कर रखा है। जब मैं 2016 में मैं प्रमोशन मैनेजर के पद पर हुआ तो मुझे सर अपने कार्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ काम करने का अनुभव हुआ, जिसके साथ मैंने सर किस प्रकार से संवाद किया जाता है वो मैंने सीखा। और सर कार्यकुशलता भी सीखी कि किस प्रकार से बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि प्रशासनिक सेवा में आकर मैं अच्छा योगदान दे पाऊँगा, इसलिए मैंने सर काफ़ी। अच्छा, आपने ऑप्शनल पेपर क्या रखा है? मैंने सर समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय चुना है। अच्छा, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में बताइए, अनुसूचित जाति, जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये तीनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर अनुसूचित जाति और जनजाति को हमारे संविधान में राष्ट्रपति के माध्यम से, माननीय राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उन्हें आर्टिकल अनुच्छेद 340 के माध्यम से उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है। जबकि जनजाति के आधार जनजाति का की कोई चर्चा नहीं है। जनजाति के टर्म में जीएस हुर्रिये जी ने कहा है कि जनजाति ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी कोई अलग बोलचाल की भाषा होती है और वो समाज से कटकर उनकी अलग संस्कृति होती है, उन्हें जनजाति कहा जाता है। तो विशेष तौर पर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए ये हमारे संविधान में प्रावधान है। जनजाति को सर अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत ही रखा जाता है और उन्हें
संविधान के द्वारा सर कई कई सारे विशेष लाभ भी दिए जा रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 338। अच्छा, अनुसूचित जनजातियों की कुछ समस्याओं के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी सर, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो समस्याएं हैं उनमें से प्रमुख समस्या सर ये उनका सर जो मूल समाज है, जो हमारा वर्तमान समाज है, उनसे उनका सर लगाव ना हो पाना, उनसे थोड़ी उनकी भिन्नता रहती है सांस्कृतिक तौर पर, और भाषाई जो भिन्नता है उनके आधार पर उनमें थोड़ी एक समस्या है। और दूसरा सर जो उनका खान पान है वो भी हमारे जो मूल समाज है उससे थोड़ा भिन्न है। तो ये समस्या मूल रूप से यही समस्या है, जो भाषाई भिन्नता और खान पान की समस्या जो है। और कोई नहीं, आर्थिक समस्याएं नहीं है, आर्थिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, जी सर, ये सब नहीं है, नहीं दिखता है आपको? ये सारी समस्याएं सर उनसे ही जुड़ी हुई मूलभूत समस्या सर बोलचाल की। अगर कोई अपनी भाषा को प्रकट कर पा रहा है, अपनी संवेदना व्यक्त कर पा रहा है, तो अपनी ज़रूरतों को बता सकता है, क्योंकि वो उनकी भाषा समझ। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, जनजाति कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और जनजाति में भी लोग हिंदी इंग्लिश सारे कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। वैसा तो नहीं, पहले जब जैसी बात तो है नहीं। सर निश्चित तौर पर आज़ादी के दौर से अभी तक काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कुछ जनजाति ऐसे हैं जो अभी भी हमारे जो मूल समाज है उनसे कटे हुए, जैसे अंडमान निकोबार में सेंट्रलीज जो हालिया 2 साल। अच्छा, जनजातियों में विवाह की प्रणाली के बारे में बताइए। साथी चुनने के, अब सोशियोलॉजी अपने पढ़ा है, उसी से सब है ना, सब क्वेश्चन है कि जनजातियों में अपना जीवन साथी चुनने के क्या क्या तरीके हैं? सर जनजातियों में एक मूल रूप से जो प्रमुख है वो है युवागृह। युवागृह का कॉन्सेप्ट है उनमें कि उनमें जो विवाह से पूर्व युवक और युवतियों को एक युवागृह में रखा जाता है, जो अपनी पसंद के अनुसार कुछ समय बिताते हैं और देखते हैं कि उनके अगर सुयोग्य कोई वर या वधू है तो उनके अनुसार वो शादी करते हैं। तो ये अच्छा, इसका तो मिसयूज भी होता होगा इसका सोसाइटी में। जी, जिस प्रकार से सर जनजातीय समाज है उनका सर जो संस्कृति है वो हमारे मूल समाज से थोड़ा भिन्न है सर। उनमें जो प्रगाढ़ता है, जो सामाजिक समरसता है वो थोड़ी प्रगाढ़ है सर। और उनकी जो भाषाई तौर पर जो उनमें समझ है, मुझे नहीं लगता है सर उस प्रकार की घटनाएं होती होगी। हो सकता है कुछ घटनाएं होती हो। ऐसा कुछ प्रश्न उठा था अगर सेंट्रल इंडिया में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, आपत्ति आया था, उठा था, आपको जानकारी में है? सॉरी सर, संदर्भ पर जानकारी। ठीक। किशोर कुमार कन्हैया जी, जी सर। आप कोरियन लैंग्वेज की हो और कोरिया में रहे, कहाँ? उत्तरी कोरिया में रहे कि दक्षिणी कोरिया में? सर दक्षिण कोरिया। दक्षिणी कोरिया में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? दक्षिण कोरिया में सर रिपब्लिक गणतंत्र प्रणाली है सर। और उत्तरी कोरिया में? उत्तरी कोरिया में सर मोनार्की है। और किस साथ मैंने विचारधारा से प्रभावित उत्तरी कोरिया में? उत्तरी कोरिया सर वामपंथ से विचारधारा से। आखिर क्यों? एक ही देश है और अगल बगल है, एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक पूंजीवादी विचारधारा है, ऐसा क्यों हो गया? सर मूल तौर पर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो पहले दोनों कोरिया एक ही साथ था, लेकिन जापान का जब साम्राज्य उसके आधिपत्य में आया तो उसके बाद सर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जब विघटन हुआ तो उस समय साउथ कोरिया पर यूएसए का प्रभाव रहा, और जबकि उत्तर कोरिया पर चीन का प्रभाव रहा। चीन के प्रभाव होने के कारण चीन और रूस उन दोनों का प्रभाव होने के कारण सर वामपंथ का ज़्यादा उभार रहा है, और जबकि यहाँ साउथ कोरिया में यूएसए का ज़्यादा प्रभाव दिखता है सर। जर्मनी में भी यही स्थिति था, कुछ पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, वहाँ भी दो विचारधारा थी, पूंजीवादी और समाजवादी, लेकिन वहाँ पर दोनों मिलकर एक जर्मनी हो गए। तो आप वहाँ पर समय व्यतीत किए, आखिर आपको क्या लगता है कि दोनों मिल के एक हो सकते हो, कोरिया बन सकते हैं? जी सर, इस संदर्भ में कई काम किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो साउथ कोरिया चाह रहा है कि दोनों अलग होकर ही विकास करें, जबकि उत्तर कोरिया की सोच रही है कि वो साउथ कोरिया को साथ मिलाकर एक पूर्ण रूप से कोरिया साम्राज्य का फिर से गठन करे। उसके लिए सर वहाँ एक यूनियन ऑफ आर्क भी है सर, जिसमें उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया की जो स्त्रियाँ हैं उनको एक गेट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, एक मुख्य द्वार बनाया गया, तोरण द्वार टाइप कह सकते हैं सर, जिसमें दिखाया गया कि दोनों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एकीकृत करके एक कोरियाई साम्राज्य को बनाया जा सके। इसी को लेकर सर उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, वो हमेशा हमलावर रहते हैं, काफ़ी आक्रामक रूप अपनाते हैं कि साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया में मिला दिया जाए, और दबाव बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं। जैसे चीन, वो भी कम्युनिस्ट देश है,
लेकिन वहाँ पर भी कई विद्रोह होते रहते हैं। एक थिएननमेन चौक पर हुआ था लोकतंत्र की मांग करते हुए, अभी भी कई संगठन है जो लोकतंत्र की मांग करते हैं। लेकिन आखिर उत्तरी कोरिया में इस तरह का विद्रोह क्यों नहीं होता, जबकि वहाँ काफ़ी तानाशाही है? सर उत्तर कोरिया की अगर बात करें और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की अगर चीन से तुलना करें तो चीन का जो क्षेत्रफल है, चीन का जो आकार है और उस पर जो अन्य विदेशों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, जबकि उत्तर कोरिया का सर बाहरी समाज से थोड़ा कटाव है, उनका अलगाव है। और वहाँ सर जो शासक वर्ग है, वहाँ मीडिया को सर उतना हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं, आम जन हैं, उनको भी उतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, जबकि चीन में कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि उतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है जितनी भारत में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि उत्तर कोरिया और चीन की अपेक्षा देखा जाए तो उत्तर कोरिया में सर पूर्ण रूप से बैन है। वहाँ पे बोलचाल या सामान्य जन अपनी मर्जी से बाल तक नहीं कटा सकते। इस प्रकार की वहाँ की भ्रांतियाँ वहाँ पे ज़्यादा है और यही कारण रहा है कि सर उत्तर कोरिया में जो भी घटनाएं होती वो विदेशों में खबर बनकर नहीं आ पाती, उभर कर नहीं आ पाती। एक वो वन बेल्ट वन रोड, ये क्या चीज़ है? सर वन बेल्ट वन रोड चीन की नीति है, चीन की एक नीति है जिसके माध्यम से वो चीन की नीति यह है कि इसके द्वारा वह अपनी जो विश्व में आपूर्ति श्रृंखला है उसको चीन से लेकर यूरोप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में सर कई बार गतिरोध भी उत्पन्न होते हैं और हमारे भारतीय क्षेत्र से देखें पीओके के होकर सीपेक बनाया जाता है और इधर से अभी हालिया में आसियान देशों के साथ उन्होंने समझौता किया, आरसेप समझौता भी उसी की नीति के अंतर्गत ही हुआ है। तो ओबोर सर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वह चीन विश्व आपूर्ति श्रृंखला में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, जिसके माध्यम से आगे चलकर वह अमेरिका को प्रतिसंतुलित करना चाह रहा है और वैश्विक परिदृश्य में देखें तो वह एक एकल सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। अभी हाल ही में आरसेप का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत अपने आप को अलग रखता है, क्यों आगे? सर आरसेप के लेकर भारत की कुछ अपनी आशंकाएं रही है, जिसमें से कुछ प्रमुख रही है जैसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है उसमें सर जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट होंगे उससे हमारे डेयरी क्षेत्र को काफ़ी नुकसान है। दूसरा यह है कि जो चीन के जो भी उत्पाद होंगे वो हमसे भारतीय उत्पाद से काफ़ी कम रेट में भारत में आ जाएंगे, जिसके हमारे जो भारतीय घरेलू उद्योग हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। साथ ही साथ सर जो जापान और कोरिया के माध्यम से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से चल रहा है, तो यह मूल रूप से सर चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे जो नुकसान हो रहा था उससे दूर हटने के लिए भारत ने आरसेप को नकारा है। दूसरा कारण यह है कि सर एक आधार वर्ष 2013 भारत ने 2013 को आधार वर्ष मानने की मांग की थी, जबकि उन लोगों ने 2014 को आधार वर्ष माना। तो यह भी एक कारण था जिसके कारण भारत ने आरसेप को नकारा है। अच्छा, आप प्रशासनिक पदाधिकारी अगर बनते हैं, आपको कोरियन लैंग्वेज की जानकारी, तो इसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है वहाँ? सर अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो कोरियन भाषा का सर निश्चित तौर पर उपयोग होगा, क्योंकि कोरियन भाषा सीखने के क्रम में जो भी मैंने कुशलताएँ अर्जित की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के दौरान, चाहे वो बेंगलोर हो या साउथ कोरिया हो, जो मैंने कुशलताएँ और कौशल अर्जित किए उनका योग होगा। दूसरा सर जो अभी जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत FDI भारत में कई देशों से आ रहे हैं, साउथ कोरिया से भी आ रहे हैं और जो हमारा गया क्षेत्र है वो बौद्ध धर्म को काफ़ी आकर्षित करता है और साउथ कोरिया से वहाँ सर काफ़ी निवेश भी है। और मुझे लगता है कि जब कभी भी प्रशासनिक स्तर पर कभी अगर द्विभाषीय अनुवादक के तौर पर अगर कभी भूमिका की ज़रूरत होगी तो मैं निश्चित तौर पर सहयोग हो सकता हूँ। दक्षिण कोरिया की कुछ कंपनी बताइए जो बिहार में निवेश की हुई। सर दक्षिण कोरिया कोई ऐसी कंपनी अभी सर याद नहीं। इंडिया में बताइए, भारत में जो निवेश की हुई विभिन्न क्षेत्रों में। सर भारत में कई सारी कंपनियाँ जैसे सैमसंग है, LG है, Hyundai है, पॉस्को है और सर सेराजिम है,
नूका है, कई सारी कंपनियाँ हैं। हर क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है, टीवी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे कंपनी है। सिनान बैंक भी है सर, दिल्ली में देखा जाए तो सिनान बैंक भी कोरिया की कंपनी का इन्वेस्टमेंट है सर। क्या कि बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट है इसका? सर बिहार में एफडीआई को लेकर जो माहौल बनाया गया, जो अनुकूल नहीं रह पाया। मूल रूप से इसमें सर जल प्रबंधन जो बिहार की समस्या रही है, उसके कारण सर निवेश यहाँ आकर्षित नहीं हो पाए। दूसरा, पिछले दशक में सर जो यहाँ कानून व्यवस्था थी, विधि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण सर एफडीआई ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाए। लेकिन अभी पिछले 5-10 वर्षों में कई सारे विदेशी कंपनी भी यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे चलकर निश्चित तौर पर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, बिहार को भी आत्मनिर्भर बनाने की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री की योजना है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर कई सारे निवेश आएंगे। ठीक। चलिए, आप उत्तर कोरिया की भाषा, दक्षिण कोरिया की भाषा सीखे हैं। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में उत्तर कोरिया में कुछ विवाद हुआ कोरोना की दवा बनाने के मामले में, आपको मालूम है? सॉरी सर, ऐसा नहीं जाता है। अच्छा, नहीं मालूम। पाकिस्तान द्वारा एक आतंकवाद पर अपना डोजियर प्रस्तुत किया गया, अभी किया गया, कहाँ किया गया? सॉरी सर, समझ में आता है। अभी भारत और नेपाल के बारे में संबंध ही बता दीजिए। सर भारत और नेपाल के संबंध में अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा रोटी बेटी का संबंध है। जो मूल रूप से बिहार के साथ, तो बिहार नीति के साथ जो हमारा नेपाल का साथ सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ का तो सर काफ़ी रिश्तेदार जो है, रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और अभी जो हालिया संदर्भ में सब कुछ घटनाएँ हुई हैं, जो मुझे लगता है कुछ घटनाएं हुई जिनके कारण जो दबाव कुछ लगता है नेपाल सरकार पर चीन की ओर से भी है कि वह अपनी ओर चीन को आकर्षित करना चाह रहा है, जिससे वह अपना विस्तार कर सके। और इसी क्रम में उसने भारत की ओर भारत की ओर काला पानी विवाद जो जन्मा था सर। और दूसरा सर कुछ बॉर्डर को लेकर भी तनाव के इशू जो आ रहे हैं चीन के नेपाल के साथ, वो चीन के दबाव के कारण हो रहे हैं। लेकिन दूसरा कारण यह रहा है कि सर चीन की जो नेपाल की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है, उसको लेकर भी वहाँ के जो राजनेता हैं वहाँ के राष्ट्रवाद को उभार लाना चाहते हैं, जिससे उनका फिर से सत्ता में वापसी हो सके। अच्छा, किसान आंदोलन अभी हो रहे हैं जी सर। पंजाब और हरियाणा के किसान अधिक उग रहे हैं, इसके क्या कारण है? मूलभूत कारण क्या है? सर इसके पीछे मूलभूत कारण एक यह हो सकता है कि जो हमारा यहाँ हरित क्रांति हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा विकास कृषि क्षेत्र में पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ही हुआ। और इस दौरान जो APMC एक्ट था, तो वहाँ सर मंडियों का काफ़ी विस्तार हुआ। तो अभी जो नया बदलाव हुआ है, उससे मंडियों में किसानों के जाने की आशंका है कम होगी, मंडियों में किसानों की संख्या थोड़ी कम होगी, जिससे उनको लगता है वहाँ की आशंका होगी कि आगे चलकर इससे MSP पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर सर, इसी आशंका के कारण अभी किसान हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपने किस विषय से किया है ग्रेजुएशन? कोरियन लैंग्वेज। कोरिया भाषा से? जी सर। आपका घर हुआ पूर्णिया। और कुछ विशेषता बताइए अपने जिले का। सर पूर्णिया की अगर मौसम की विशेषता देखें तो पूर्णिया को बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है, बिहार की दार्जिलिंग की संज्ञा दी जाती है। दूसरा यह है कि यह जो है हमारा रणनीतिक दृष्टिकोण से सर काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसकी निकटता जो चिकन से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ सर बागडोगरा एयरपोर्ट है, चुनापुर एयरपोर्ट है, जहाँ हमेशा वायुसेना के वायुयान हमेशा तत्पर रहते हैं कि कहीं चीन की ओर से या अन्य देशों की ओर से। अच्छा, अभी आप ईरान के वैज्ञानिक की हत्या की खबर सुनी है क्या? सर खबर सुना था, बट इसमें सर ज़्यादा जानकारी एकत्रित नहीं कर पाए। मिस्टर किशोर कुमार कन्हैया जी सर। अपनी हॉबी के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर मेरी हॉबी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ने और गाने में है सर। अच्छा, कुछ 2-4 पंक्तियाँ आप गाकर सुना सकते हैं? निश्चित तौर पर सर, आप अगर उसमें सर 7 कांड है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कोई भी कांड से नहीं सुनाने की
कोशिश करूँगा सर। आप बाल कांड से 4 पंक्तियाँ सुनाइए। सर बालकांड में एक बड़ा ही जब जन्म होता है, श्री राम भगवान का जन्म होता है, तो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, उनसे बोलते हैं कि उनका नामकरण कीजिए। चारों पुत्रों का नामकरण करने के लिए कहा जाता है। क्या बोल्ड आवाज़ में बोलिए। तो चारों पुत्रों का नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो वशिष्ठ जी और राजा दशरथ के बीच जो संवाद होता है और जो नामकरण की प्रक्रिया है वो मैं सुनाना चाहूँगा। हाँ, तो सुनाइए। वो बोलते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुखराशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके सुमिरन तेज गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि लाखा, लक्ष्मण नाम उधार। तो इसमें सर वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बोलते हैं कि आपके पुत्रों के कई नाम हैं, ये अखिल मतलब पूरे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, तो इसलिए इनका नाम राम है। दूसरा पुत्र आपका भरत है, जो हमेशा जो समाज के लोग हैं उनका भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत है। और तीसरा पुत्र इनका नाम भरत शत्रुघ्न होगा, क्योंकि इनके नाम के सुमिरन से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और चौथा जो सबसे छोटा पुत्र है उनका नाम लक्ष्मण होगा, क्योंकि ये राम जी को अति प्रिय है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है जी सर। ना रामायण का। थैंक यू सर। तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी रुचि कहीं अध्यात्म में तो नहीं होती जा रही है? नहीं सर, अध्यात्म की नहीं। जैसे सर हमारा एक संस्कार रहा है कि पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो सर मोक्ष को हमेशा ज़्यादा संज्ञा दी जाती है। चलिए, अब प्रशासन में जब आप जाएंगे और आपकी अभिरुचि अध्यात्म की तरफ होगी तो प्रशासन को कैसे चला पाएंगे? तो समस्याएं हो सकती हैं। सर रामचरितमानस के तौर पर अध्यात्म को सीखने के द्वारा हम एक आदर्श प्रशासक के तौर पर हम काम कर सकते हैं और काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं प्रशासन में। ऐसा कहें कि प्रशासन में और ज़्यादा ज़रूरी है अभी आध्यात्मिक पहलुओं का समावेश, है ना? यही कहना चाहते हैं। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ होकर सर मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक चीज़ और बताइए कि अभी तक का आपका सबसे सुखद क्षण कौन सा रहा है, कब रहा है? सर कई क्षण रहे हैं सर, उसमें से एक पहला था कि जब मेरा रिजल्ट सर JNU में हुआ था, तो उस समय मुझे लगता था मेरा सर चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया था। उसके बाद सर सबको आशाएं थी कि मेरा होगा, मुझे लगता था नहीं होगा, और उस समय जब चयन हुआ तो काफ़ी सुखद पल रहा सर, काफ़ी सुखद अनुभूति। अच्छा, जब ये BPSC में अब सिलेक्शन आपका अगर हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा सुखद महसूस होगा, या जो पहले आप कोरिया में गए वहाँ घूमे वो ज़्यादा सुखद आपके लिए लग रहा था? ये तो सर और भी काफ़ी रोमांचक करेगा सर। ये तो मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा कि मैं अपनी जन्मभूमि में आकर काम कर पाऊँगा, ये उससे ज़्यादा ही सुख देगा। ओके, थैंक यू। एक मिनट। जी सर। रामचरितमानस का अध्ययन का आपको रामायण में भी भगवान राम की कथा कही। जी सर। दोनों में अंतर क्या है? सर रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जबकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के। तो रामायण और रामचरितमानस में मूलभूत अंतर यह है कि रामायण में राम भगवान को एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जो कि राजा हैं और सांसारिक पुरुष हैं, अपनी सांसारिक गतिविधियों करते हैं। जबकि रामचरितमानस में भगवान राम को एक भगवान के रूप में अवतार दिखाया गया है, जो आकर समाज में एक मर्यादा को स्थापित करते हैं। एक भगवान है रामचरितमानस में, जबकि रामायण में वो एक सामान्य मानव है, जो राजा की भांति अपने अधिकारों के लिए बन जाते हैं, फिर राज सिंहासन प्राप्त करते हैं, अपने राज्य का पालन पोषण करते हैं। तो फिर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी तुलसीदास जी को कि वो भगवान के रूप में स्थापित करें? सर तो पहले से ही स्थापित है। जी सर, रामायण जब लिखा गया सर, रामायण संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में। तो मध्यकाल में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह रामचरितमानस की रचना की, उस समय जो हमारा समाज था वो एक दौर से गुजर रहा था, जबकि हमारे संस्कार काफ़ी धूमिल होते जा रहे थे। उस समय कुछ ऐसे आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सके, और रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने यही काम किया है। इन्होंने एक आदर्श को स्थापित किया कि किस प्रकार से एक भगवान अवतार लेकर समाज को बताते हैं कि किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करना है।
एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में और राजा के रूप में, किस प्रकार से मित्र के रूप में, किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना, एक उन्होंने आदर्श स्थापित किया समाज के सामने, जिसके कारण सर समाज में भी काफ़ी बदलाव आया। और इसी वजह से सर रामचरितमानस का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, उड़िया में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, जापानी में, कई भाषाओं में सर अनुवाद। वही तो जानना चाहते हैं कि आखिर उस समय कौन सी परिस्थिति थी जो तुलसीदास को इस तरह की रचना करनी पड़ी? जी सर, अगर मध्यकाल की बात करें तो उस समय मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन में सर जो राजा होते थे उनकी कई पत्नियां होती थी, और कहीं युद्ध होता था तो उनकी पत्नियों का वो उनकी रानियां बन जाती थी, और स्त्रियों की काफ़ी स्थिति खराब थी। तो स्त्रियों के उत्थान के लिए भी यह एक आदर्श स्थापित किया गया कि किस प्रकार से एक पुरुष सिर्फ एक ही स्त्री के लिए समर्पित है। दिखाया गया कि राजा राम सीता जी के लिए हमेशा से रहे, तत्पर रहे, हमेशा उनके ही आदर्श रहे, और सीता जी भी हमेशा राम के प्रति ही आदर्श स्थापित किया उन्होंने, एक पतिव्रता धर्म का पालन किया। जबकि अन्य शासकों की बात करें तो उन्होंने दिखाया है कि उनकी कई रानियाँ होती थी। समाज में इस प्रकार का दिखाया गया है कि जो भी अपने कर्तव्य हैं उनको अनुशासित होकर, संयमित होकर निभाया जाए। उसी समय एक सूरदास की भी रचना है जी, सूरसागर, भ्रमर गीत, जी, वो उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? सर सूरसागर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं मौलिक तौर पर अंतर करूँ तो उसकी अगर ज़्यादा तो मैं सर अंतर बताना चाहूँगा। सर मौलिक तौर पर देखें तो सूरदास जी ने कृष्ण भगवान को स्थापित किया है। वहाँ पर दिखाया गया कि कृष्ण भगवान की कई सारी रानियाँ, कई पटरानियाँ भी दिखाया गया है, लेकिन राम भगवान के संदर्भ में दिखाया गया उनकी एक ही पत्नी रही। हालांकि सीता जी को वनवास दिया गया तो वो राजा थे, तभी वो दूसरी शादी कर सकते थे, रानी ला सकते थे। उनको जब धरती में समाई तब भी वो शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक आदर्श स्थापित किया कि किस प्रकार समाज में एक पति को पत्नी के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये एक आदर्श स्थापित किया। एक भगवान राम के बारे में कहा है कि उन्होंने सीता का परित्याग किया, फिर अग्नि परीक्षा ली, और एक अपनी ग्रामीण जो है धोबी, उनके कहने पर परित्याग कर दिया। तो ये औरतों के प्रति तो नाइंसाफ़ी है, किसी के कहने पर आप अपनी पत्नी का त्याग कर दीजिएगा, तो ये तो महिला के प्रति काफ़ी है ना। तो इसको कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया तुलसीदास? सर तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसमें इसका जिक्र नहीं है कि धोबी कहने पर उन्होंने सीता जी को घर से निकाला, इसका वहाँ जिक्र नहीं है रामचरितमानस में। अच्छा, मान लीजिए जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन एक घटना के तौर पर हमारे यहाँ प्रचलित है, तो आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? क्या यह सही है? सर मुझे लगता है कि जो समाज में वो दिखाया गया है उसके माध्यम से उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है कि किस प्रकार से धोबी के कहने पर एक रानी अपने पति को छोड़कर जंगल चली जाती है और अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और रानी तो छोड़ के नहीं गई थी, उनको भगवान राम के द्वारा निकाला गया था। सर इसके संदर्भ में 2-3 अवधारणाएँ हैं। अवधारणाएँ के छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल लोग की अगर हम आज के समय में सोचते हैं, सिर्फ उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या वो सही था या गलत है? सर सही या गलत की तो बात मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर चूँकि राम राजा थे, वो चाहते तो धोबी को दंडित कर सकते थे और सीता जी को जंगल नहीं भेजते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी सांत्वना, जो भी समाज की सांत्वना थी, उन्होंने सीता जी को प्रदर्शित करवाया और सीता जी को महान बनाया और बताया कि किस प्रकार से एक नारी अकेली समाज में अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती है और अपने पैरों पर आत्मविश्वास से अपने बच्चों को उस राजा के बालक को भी एक सुयोग्य शासक के उत्तराधिकारी के रूप में बना सकती है। तो उन्होंने बताया कि एक आत्मविश्वास जरूरी है स्त्रियों के लिए भी, आत्मस्वाभिमान और आत्मविश्वास, ताकि वो खुद अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। आप एक पुलिस पदाधिकारी बन जाते हैं, DSP बनते हैं, एक महिला पकड़ी जाती है और लोग कहते हैं कि ये व्यभिचार की है, गलत काम की है, और वहाँ पर कुछ साक्ष्य भी मिल जाते हैं, तो क्या आप उसको दंड दे सकते हैं? सर सबसे पहले मैं उन साक्ष्यों को अच्छे प्रकार से अनुसंधान करूँगा। अनुसंधान के दौरान जो भी सही होंगे उनको मैं देखूँगा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। जो विधि सम्मत कार्रवाई वो मैं निश्चित तौर पर वही करूँगा।
क्या आप उसको दंड तत्काल दे दीजिएगा कि अगर सबूत भी मिलता है तो उसको दंड दे सकते हैं। सर एज ए डीएसपी जो हमारा कर्तव्य होंगे उस पर जो एफआईआर होंगे वो किया जाएगा, उसके बाद जो निर्णय हुआ तो कोर्ट के माध्यम से ही किया जाता है, तो कोर्ट के ठीक, ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर, आपसे भी थैंक यू।